नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल मेरे दोस्त लोग, कैसे हो आप सब। लेकर आए हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही क्रिस्पी तरीके से चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत ही शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में समझेंगे, पॉइंट कोई भी मिस नहीं करेंगे, तो एक मिनट के लिए भी यहाँ वहाँ मत होइएगा। शुरू करेंगे दोस्त। पहला चैप्टर, इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। भाई हर कोई एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता था। 70 से 75% पॉपुलेशन वॉज वर्किंग इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर देयर लाइवलीहुड। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी अच्छा था, फैक्ट्री वाला नहीं, हैंडीक्राफ्ट वाला। कुछ इस तरीके की इमेजेस मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा। कॉटन का काम हो रहा है, सिल्क का काम हो रहा है, डाइंग हो रही है कपड़ों की। फिर आप देखेंगे यहाँ पर कितने बढ़िया तरीके से कपड़े मैन्युफैक्चर करे गए हैं। ये उन्हीं मशीनों से करे गए हैं जो आपके सामने अभी हमने पेश करी थी। इसके अलावा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग देखिए कि ज्वेलरी का कितना अच्छा काम हैंडीक्राफ्ट के तरीके से, क्या क्राफ्टमैनशिप उस टाइम के लोगों की रही होगी, क्या बेटा आर्किटेक्चर उन लोगों का, क्या डिजाइनिंग होती थी उतने टाइम में, है ना। ये बेटा उस टाइम के कुछ कॉइन्स हैं जो यूज करे जाते थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे। तो ये पर्शियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है जो मुगल के टाइम पर सिक्के चलते थे। फिर ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रूपी स्टार्ट करा था। ये ना रूपी है, ये आपका सेंट या कोई पाउंड वगैरह उन्होंने इंडिया में नहीं लगाए थे, वो रूपी ही चलाते थे। तो ये विलियम फोर्थ की फोटो आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रही है। 1835 से उन्होंने ये वाले सिक्के चालू कर दिए थे। हालांकि बैटल ऑफ प्लासी हमने 1757 में हार लिया था, तो काफी टाइम तक यही सिक्के चले। उन्होंने कहा चलो चलने दो, पर कुछ टाइम के बाद उन्होंने ये वाले सिक्के यूज करने शुरू कर दिए थे, है ना। अब ये फ्रेगमेंटेशन अभी समझाता हूँ, 1 मिनट का टाइम दो, जरा वापस आओ। इकोनॉमी में ये सब चीजें मैन्युफैक्चर होती थी, ठीक है भाई। हैंडीक्राफ्ट को तो आप लोगों के सामने मैंने पेश करा ही, क्या मेटल वर्क, क्या स्टोन वर्क, क्या कॉटन टेक्सटाइल सिल्क का काम होता था मेरे बच्चे। वर्ल्ड वाइड मार्केट, इंडिया की रेपुटेशन थी भाई, जानी मानी क्वालिटी इंडिया में बनाई जाती थी। आप लोगों ने देखा क्या क्वालिटी के कड़े बनाए गए थे, ठीक है। क्या आर्किटेक्चर तुम लोगों ने अभी देखा, क्या मतलब बढ़िया सिल्क के कपड़े बनाए जाते थे, कितने शानदार तरीके से कपड़ों की डाइंग होती थी, क्या क्राफ्टमैनशिप थी। तो ये सब टेक्सटाइल का काम ना बंगाल में बहुत होता था, स्पेशली कॉटन का काम बहुत होता था। और मेरे प्यारे बच्चे, कॉटन की बहुत फाइन क्वालिटी का एक फैब्रिक होता है जिसको हम बोलते हैं मसलिन। डोंट टेक द वर्ड रॉन्ग, इट इज नॉट एम, इट इज एन, मसलिन। ये ढाका में ग्रो होता था, अभी भी होता है। और इसमें भी जो फाइनेस्ट क्वालिटीज का फैब्रिक तैयार होता है वो होता है मलमल शाही, मलमल खास। ये रॉयल लोग पहना करते थे, जो मतलब कुर्ता पहनने का शौक रखते थे। फीमेल में जो लोग कुर्तियां पहनने का शौक रखती थी, तो वो मसलिन फैब्रिक, अगर आपको सर्च करना है गूगल पे, क्लास ओवर होने के बाद आप डेफिनेटली सर्च कीजिएगा मसलिन कुर्ता, अगर आपको ऐसे हैंडीक्राफ्ट कपड़े पहनने का शौक रखते हैं तो। आजकल तो वैसे ये सब भी मशीनों से ही बनाए जाते हैं। पर्पस ऑफ ब्रिटिशर्स, क्या अंग्रेज इंडिया में आके अपनी पावर दिखाना चाहते थे कि हमें देखो कितनी पावर है, हम इंडिया को रूल कर रहे हैं, हमसे जो टकराएगा दिक्कत हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इंडिया को डिपेंडेंट रखते थे अपने रॉ मटेरियल्स की जरूरतों के लिए। भाई उनको कॉटन चाहिए, उनको जूट चाहिए, उनको इंडिगो चाहिए। इंडिया की सॉइल खराब करते थे, अपने यहां ग्रो करेंगे, अपने यहां की सॉइल की फर्टिलिटी खराब होगी तो इंडिया की फर्टिलिटी खराब करेंगे। ब्रिटेन में जो फिनिश गुड्स बनाने होते थे, जो इंडस्ट्रीज में जरूरत होती थी कॉटन की, भाई कपड़े बनाने हैं, चद्दरें बनानी है, सिल्क का काम लेना है, कपड़ों की डाइंग करनी है, इंडिगो चाहिए, जूट चाहिए, रस्सी वगैरह बनानी है, इंडिया से मटेरियल जाएगा, ब्रिटेन में इनको फिनिशिंग दी जाएगी। इकोनॉमिक कंडीशन, कॉलोनियल गवर्नमेंट को मेरे बच्चे कोई इंटरेस्ट नहीं था इंडिया की क्या नेशनल इनकम है, क्या पर कैपिटा इनकम है। उनका सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट क्या था, पैसा। और जो मेन इंटरेस्ट उनका था वो तो ये था कि रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, फिनिशिंग अपनी कंट्री में जाकर वो लोग कर लेते थे। पर कुछ इंडिविजुअल लोग थे जो अपने देश के बारे में चिंता करते थे, वो इंटरेस्टेड थे जानने के लिए कि इंडिया की क्या नेशनल इनकम है, क्या पर कैपिटा इनकम है। ये रहे नाम आप लोगों के सामने, रट लेना। दादा भाई नारोजी, विलियम दिग्वे, फिंडले शिरस, आरसी देसाई, वी.के.आर. राव, ये पांचों के पांचों नेम तुम्हारी टिप्स पे होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट नेम है प्यारे बच्चे दादा भाई नारोजी। सबसे पहला एस्टिमेट 1867 में जिन इकोनॉमिस्ट ने इंडिया में करा था नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम का, वो और कोई नहीं, हमारे दादा भाई नारोजी थे। इनके अलावा सबसे ज्यादा साइंटिफिक एस्टिमेट, सबसे एक्यूरेट एस्टिमेट जिनका माना गया है मेरे दोस्त, वो वी.के.आर. राव का माना गया है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जैसी डाइवर्सिफिकेशन हम लोग आज के टाइम पे करते हैं, उस तरीके की डाइवर्सिफिकेशन उन्होंने 1931-32 में लगाई थी। और कितनी पर कैपिटा इनकम पता है बताई थी उन्होंने, 62 रुपीज उस टाइम पर एक इंडियन पर्सन अर्न करता था। सिलेबस में नहीं है तुम्हारे। अब फाइंडिंग्स, एक एवरेज फिगर क्या थी, रियल एग्रीगेट आउटपुट ग्रोथ जो हमें देखने को मिलती है वो थी लेस देन 2%। पर कैपिटा देखोगे तो वो थी लेस देन 0.5%। इतना बुरा हाल था। ओवरऑल पूछे लेस देन 2%, पर कैपिटा पूछे 0.5% से भी कम। फिर बच्चे आगे चलेंगे,
एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी लो थी भाई, उस टाइम पर कोई ट्रैक्टर्स, HYV सीड्स है ना, केमिकल फर्टिलाइजर तो अवेलेबल होते नहीं थे, तो क्या यूज करते थे, ऑर्गेनिक सीड्स। भाई बारिश हो गई तो पानी की जरूरत पूरी हो गई, बाकी कोई समरसेबल या मोटर तो लगी होती नहीं थी, तो बड़ी दिक्कतें होती थी। कॉलोनियल लैंड सेटलमेंट, 3 सिस्टम थे मोर कॉमनली, जमींदारी, महलवारी, रियोतवारी। इन योर सिलेबस वी विल बी टॉकिंग अबाउट जमींदारी सिस्टम। जमींदार, लैंडलॉर्ड। अभी तुम्हें मैंने वो सिल्वर वाला सिक्का दिखाया था जिसमें पर्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ था। तो जिन लोगों के पास बहुत सारे सिक्के हैं वो सिक्का ऑफर करेंगे किसको, अंग्रेजों को, और उनसे जमीन को खरीद लेंगे। अंग्रेज बोलेंगे जमीन तुम्हारी, पर टाइम टू टाइम टैक्स हमें देते रहना। तो लैंडलॉर्ड्स ने बोला ओके, हम ये जमीन किराए पे दे देंगे, किसान खेती करेगा, हम लोगों को किराया देगा, उसमें से टैक्स हम आपको दे देंगे, अमाउंट बता दो, डेट बता दो, किसान से कलेक्ट कर कर हम तुम्हें अमाउंट देते रहेंगे। तो ये सेटलमेंट यार किसान के फेवर में नहीं था। इन केस किसी बच्चे को क्यूरियोसिटी हो रही है कि सर कितना टैक्स, कितना रेंट, बेटा रिसर्च करके आया हूं, एक एक चीज, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, वीडियो में बने रहो, एक एक चीज तो मैं डिटेल के अंदर समझाने जा रहा हूं। 100 रुपए मान लो किसान ने कमाए, तो इसमें से 50 रुपए वो खुद रखेगा, 50 रुपए जमींदार को देगा, जिसमें से टैक्स आएगा गवर्नमेंट को, और बाकी का शेयर रखेगा लैंडलॉर्ड। अब तुम बोलोगे सर 50 रुपए तो बहुत है, किसान की तो ऐश है। नहीं है ऐश, क्यों नहीं है? उसी 50 में से उसको अपनी फैमिली की जरूरतें पूरी करनी है, और पूरे के पूरे खेत में जो भी खर्चा है, ठीक है, पानी का खर्चा, सीड्स का खर्चा, जो भी खर्चे हैं वो उसको उसी पैसों में से मैनेज करने हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट भी करे फार्म पे, वो रेंट भी दे, वो टैक्स भी दे, फैमिली की भी जरूरतें पूरी करे। उसके लिए 50 रुपए बहुत नहीं थे। मैं आज के टाइम से समझा रहा हूं बेटा, 100 रुपए तो बहुत बड़ा अमाउंट है उस टाइम की बात करें तो। जमींदार क्यों पैसा लगाए, उसको तो किराया मिल रहा है, तो उसको क्या फायदा अगर वो पैसा किसान को हेल्प में देना भी चाहेगा तो उसको बदले में क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो पैसा लगाता ही नहीं था, बोलता था किसान तू मेरे को किराया भी दे, तू मेरे को टैक्स दे, और जो पैसा तूने कमाया उसमें से अपने सारे खर्चे मैनेज कर, मुझे नहीं पता। ह्यूज कॉस्ट लगती थी भाई, लॉस होता था किसान को, कोई कंप्लीट लॉस है, जमींदार कुछ खर्चा कर नहीं रहा, और उसकी प्रायोरिटी क्या है कि मेरे पास टैक्स आ जाए, मेरे पास रेंट आ जाए, इससे ज्यादा उसका कोई इंटरेस्ट था नहीं। कल्टीवेटर के साथ बेटा इमेंस मिजरी, बड़ा अनजस्टिस हो रहा था बेटा किसानों के साथ मेरे बच्चे। इरिगेशन, भाई मैंने बताया समरसेबल मोटर तो थी नहीं, तो लोग किसके भरोसे हैं, पानी के, पानी आएगा, बारिश होगी तब इरिगेशन हो पाती थी ढंग से। सब डिवीजन ऑफ लैंड होल्डिंग, इसकी तुम्हें इमेज दिखाई थी मैंने अभी, अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं फटाफट से दोबारा से तुम्हें इमेज दिखाना चाहूंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ये लैंड है, अब अकेला फार्मर फार्मिंग करेगा, उसको अकेले किराया और टैक्स निकालना पड़ेगा। तो उसने क्या करा, उसने अपने, अब देखो यहां पर उसने कितने 1 2 3 4 5 7, यहां पर उसने 9 दोस्त बना लिए। उसने कहा कि भाइयों ये वाला एरिया मेरा, ये मेरा, ये मेरा, तो 9 लोग इसी खेत पर फार्मिंग करेंगे, अलग अलग एरिया पकड़ लेंगे। तो किराया 1/9 हो गया पर किसान, बट इससे सॉइल की फर्टिलिटी खराब होती है मेरे दोस्त। अलग अलग तरीके के क्रॉप एक लैंड पे ग्रो होंगे तो उससे फर्टिलिटी की क्वालिटी और डिग्रेड होगी। तो ये फ्रेगमेंटेशन उस टाइम पर हुआ। फिर जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने अपने बच्चों में भी बंटवारे कर दिए जमीन के, उससे भी टुकड़े हुए, फिर फर्टिलिटी में नेगेटिव इंपैक्ट आया। तो एग्रीकल्चर की सिचुएशन कुछ खास थी नहीं। और क्यों ग्रोथ स्टैग्नेंट थी, ये मेरे बच्चे अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। जग जाओ, अगर सो रहे हो तो जग जाओ। पहले मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था कि प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में लो थी, फिर हमने देखा कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम खराब था, फिर हमने देखा इरिगेशन खराब था। क्या है ये सब? ये है एग्रीकल्चर की सिचुएशन, स्टेट ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी मेरे प्यारे बच्चे हम पढ़ रहे हैं कि एग्रीकल्चर ग्रो क्यों नहीं कर रहा था। लैंड रेवेन्यू सिस्टम तुम लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। लैक ऑफ रिसोर्सेज, भाई पानी की दिक्कत थी, सीड्स की दिक्कत थी, पैसों की दिक्कत थी, रिसोर्सेज में शॉर्टेज थी। फिर मेरे बच्चे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, किसानों को फोर्स करा जाता था कि तुम इंडिगो ग्रो करो। मान लो जमीन का साइज है 20 गुना, उसमें से 3 गुना जमीन पे उनको इंडिगो ग्रो करना कंपलसरी था। यस, ब्रिटिशर्स ने बोल रखा था हमें इंडिगो चाहिए, हमें कपड़ों की डाइंग करनी है ब्रिटेन में। सॉइल की फर्टिलिटी खराब होती है, इंडिया में फर्टिलिटी खराब करेंगे, अपने यहाँ फर्टिलिटी को क्यों खराब होने दे। फिर हमारा पार्टीशन हो गया, भाई बांग्लादेश अलग हो गया और वहां जूट का बहुत काम होता था। तो उस इंडस्ट्री, विच इंडस्ट्री वॉज मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड ड्यू टू पार्टीशन? जूट इंडस्ट्री। Which industry was severely affected due to British rule? Handicraft। मैं यही सवाल तुम लोगों से लास्ट में पूछूंगा, अगर तुमने नहीं सुना रिवाइंड करके दोबारा सुनो। कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या था? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। हैंडीक्राफ्ट पे उन्होंने टैक्स लगाया। हमारा बना हुआ सामान, इंडियन सामान 15 से 20% टैक्स, उनका बना हुआ सामान लगभग 2 से 5% टैक्स। तो मेरे बच्चे एक जगह पर 20% टैक्स, एक जगह पर 2% टैक्स, कहां का जस्टिस है ये?
अपने सामान पर तुम इतना कम टैक्स लगा रहे हो और हमारे सामान पर तुम 10 गुना 20 गुना टैक्स लगा रहे हो, ये तो कहीं का जस्टिस नहीं हुआ दोस्त। तो ये सिस्टम था हमारी इंडस्ट्री को मतलब डी इंडस्ट्रियलाइज करना, हैंडीक्राफ्ट को तोड़ना था। तो इससे हमारा जो ट्रेडिशनल आर्टिसियंस थे, जो हमारे एक्सपर्ट्स थे, वो डिस्प्लेस होने शुरू हो गए। उन्होंने भी फिर कहा कि यार लोग हमसे क्यों ही खरीदेंगे, हमारा सामान तो टैक्स वाला हो गया। तो हैंडीक्राफ्ट हमारा फिर डिके होना शुरू हो गया दोस्त। इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेट टैरिफ पॉलिसी डिस्क्रिमिनेशन ही तो कर रही है। उनका सामान लगभग ना के टैक्स के बराबर बिक रहा है और हमारा सामान इतने इतने टैक्स पर बिक रहा है। कंपटीशन और मशीन के सामान की क्वालिटी तो तुम लोग दोस्त जानते ही हो। जो मशीन का सामान बनेगा उसमें जो फिनिशिंग आएगी, जो कलरिंग आएगी, जो स्टैंडर्डाइजेशन होगी, वो हाथों से आप कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करोगे तो आप नहीं ला सकते। और लोगों ने भी उसको अडॉप्ट करा वेस्टर्न लाइफस्टाइल को कि देखो हमने भी शर्ट पैंट पहनी, हमने भी जीन्स पहनी, तो लोग भी उनके क्लोथ्स की तरफ, उनके प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट होने, कुछ लोग आकर्षित होने शुरू हो गए थे। फिर स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन लेट 19th सेंचुरी में इंडिया में स्टार्ट हुआ। 19th सेंचुरी समझते हो, 1850s के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहां पर रूल शुरू हुआ 1858 के अराउंड, तब उन्होंने यहां पे कॉटन जूट की इंडस्ट्री सेटअप करनी शुरू करी। जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में रूल था 1757 से लेकर 1850s के अराउंड, तब तक उन्होंने यहां पे इंडस्ट्रीज के ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया। तो कॉटन टेक्सटाइल मिल जो थी, बेटा 2 स्टेट्स के हम नाम याद रखेंगे, महाराष्ट्र गुजरात। गुजरात में अहमदाबाद, यहाँ पर मुंबई, जहां पर टेक्सटाइल का काम बहुत जाना माना था। जूट मिल उन्होंने लगाई बंगाल में। आयरन स्टील में सबसे बड़ी एक इंडियन बंदे ने जो कंपनी शुरू करी, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन, 1907 किसने स्टार्ट करी थी? दोराबजी टाटा ने। किनके बेटे थे? जमशेदजी टाटा के बेटे थे। तुम्हारे सिलेबस में जमशेदजी का नाम लिखा है क्योंकि उनका विजन था ऐसी इंडस्ट्री को स्टार्ट करना, और उन्होंने स्टॉक मार्केट पे बहुत फंडिंग रेज कर कर इस कंपनी को इनिशिएट करा था दोराबजी टाटा ने। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, शुगर, सीमेंट, पेपर इंडस्ट्री के कुछ बहुत खास डेवलपमेंट थी नहीं। 1900 के बाद ब्रिटिशर्स ने इन पे काम करना शुरू करा था, बट डेवलपमेंट वाज फार फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। फिर हम आगे बात करेंगे दोस्त, कैपिटल गुड्स। मशीनें यहाँ थी नहीं, यहाँ पर मशीनें लगा देते तो हम उनका सामान क्यों खरीदते, तो उन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट करी ही नहीं कैपिटल गुड्स की। जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत लो था, थी नहीं ना इंडस्ट्रीज। भाई जब आजादी मिली 70 से 75% लोग, 70 से 75% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में काम कर रही है, और जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं? 50%। पहले तो इससे भी ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में काम करते थे और जीडीपी में 50 से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते होंगे, तो इंडस्ट्रीज का कितना ही कंट्रीब्यूशन आता होगा। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी और जीवीए वाज नेग्लिजिबल फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर दोस्त। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। क्या होता है पब्लिक सेक्टर? पब्लिक सेक्टर होता है दोस्त सरकार का सेक्टर। सरकार का काम होता है रेलवे, पोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई देना। करा क्या ब्रिटिशर्स ने? नहीं करा, इतना ध्यान नहीं दिया। जो इंपॉर्टेंट काम है उन्होंने अपने अपनी जगह, जहां मिलिट्री का काम हो, जहां जहां पर सामान लाना ले जाना हो, वहां पर उन्होंने खास ख्याल रखा, बाकी जगहों पर उनका ध्यान नहीं था। अब मेरे प्यारे दोस्त आ जाते हैं फॉरेन ट्रेड की कंडीशन क्या थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे। हमसे लेकर जाते थे रॉ मटेरियल और हमारे पास लेकर आते थे फिनिश गुड्स, जैसे कि क्लोथ्स हो गए, केरोसिन ऑयल हो गया, ये सब चीजें। एसेंशियल गुड्स यहाँ पर अवेलेबल थे नहीं। अब जैसे कि कॉटन से कितना कुछ बनाना है वो यहाँ है ही नहीं, इंडिगो डाइंग में यूज करना है वो यहाँ है ही नहीं, वो सब चीजें तो ब्रिटिशर्स लेके चले गए। उनकी हमारी ट्रेड के ऊपर मोनोपली थी। भाई उनके शिप चलते थे जो ब्रिटेन जाते थे, उन्होंने अगर हम उन्हें सामान बेचते थे तो वो हमसे टैक्स नहीं लेते थे, गिवन दैट सामान होना चाहिए रॉ मटेरियल, इंडिगो, शुगर केन, जूट, कॉटन, बाकी सामान पे वो लोग टैक्स लेते थे। और वो कहते थे किसी और कंट्री में तुम कॉटन बेचो, किसी और कंट्री में तुम जूट बेचो, उस पर हम टैक्स लगाएंगे। तो हम उनकी हमारे ऊपर क्या थी? मोनोपली थी ट्रेड के ऊपर। मेरे बच्चे, स्विस कैनाल कब बनी? 1869 में। देखोगे तुम्हारी एनसीईआरटी में ही इतनी बढ़िया फिगर स्विस कैनाल की दे रखी है और कहीं तुम्हें जाने की जरूरत ही नहीं है। मेरे दोस्त, ये रहा इंडिया का नक्शा, नॉट टू स्केल। इसको एक्चुअल डिस्टेंस मत मानना, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए दिखा रखा है कि ये दोस्त बीच में स्विस कैनाल निकल रही है। अब पता है पहले क्या होता था तुम्हें? अगर मैं पहले का टाइम बताऊं, 1 मिनट लगेगा बस, फटाफट देख लो। इंडिया से शिप चलेगा, अफ्रीका होकर जाएगा और फिर जाकर पहुंचेगा कहां पर? यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में। तो ये जो डिस्टेंस था लगभग 7000 किलोमीटर का था। अब जब स्विस कैनाल बन गई तो सीधा इंडिया से शिप चलेगा और ये पहुंच गया यूके, ठीक है, यहां से पहुंच जाएगा ये लोग।
तो कितना बढ़िया शॉर्टकट हो गया। जो 7,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर करने पड़ते थे, अफ्रीका से होकर शिप को लेकर जाना पड़ता था, वो टाइम उनका अब सेव होना स्टार्ट हो गया दोस्त। तो अब तो बस उनकी बेटा बल्ले बल्ले, उन लोगों के तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो वो यहाँ से सामान लेकर जाएंगे एंड विद इन वेरी फ्यू डेज सामान वहां पहुंच जाएगा, फिनिश गुड्स वहां से लाकर यहाँ पर वो बेचना शुरू कर देंगे। तो हम उन्हें रॉ मटेरियल देते थे और ज्यादा। ड्रेन ऑफ इंडिया वेल्थ, ड्रेन मतलब होता है बह जाना, हमारे पैसे बह गए। जो हमसे वो टैक्सेस लेते थे, हमसे जो वो पैसे लेते थे, उससे कोई सोना चांदी वो इंडिया में लेकर नहीं आए दोस्त, उससे कोई डेवलपमेंट उन्होंने इंडिया में नहीं करी। वो सारे पैसे उन्होंने अपने देश में ऑफिस में लगा दिए। भाई हमसे टैक्सेस लेते थे, ठीक है, हमसे वो रेवेन्यू लेते थे जो उन्होंने अपने ऑफिसेज लगाने के लिए ब्रिटेन में यूज करा कि कैसे एडमिनिस्टर करना है, कैसे ऑफिसर्स की सैलरी देनी है, तो वहां पैसा जाता था। फाइनेंसिंग वॉर, ब्रिटिशर्स के टाइम पर वॉर भी हुई, कुछ हमारे यहाँ हुई, कुछ बाहर हुई। अब बाहर वाली वॉर के लिए भी हमसे कमाया हुआ पैसा उन लोगों ने यूज करा। पेमेंट ऑफ इनविजिबल इंपोर्ट्स लाइक सर्विसेज, उनके अफसर यहाँ काम कर रहे हैं, उनके कर्नल्स यहाँ, उनकी सैलरी कहाँ से आएंगी, ठीक है, तो वो सब हमारे दिए हुए पैसों में से वो इंपोर्ट करा करते थे खर्चे, ठीक है। तो हमारी वेल्थ उन्होंने अपने खर्चे के लिए लगाई। उन्होंने 1 रुपया ये नहीं सोचा कि इंडिया की रोड्स अच्छी क्वालिटी के बना दे, इंडिया में रेलवे की सर्विस ज़्यादातर जगहों पर हम सप्लाई करें, हम ज़्यादातर जगह पर बिजली की सुविधा दें, कोई उन्होंने फोकस नहीं करा। पॉपुलेशन, बेटा पहला सेंसस हुआ था 1871 में, पर वो ऑफिशियल नहीं था और उसमें काफ़ी एरर्स थे, तो ब्रिटिशर्स ने दोबारा इसको प्रॉपरली कंडक्ट करा 1881 में। तो तुम्हारे सिलेबस में फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस जो हुआ मेरे बच्चे वो 1881, पर फर्स्ट सेंसस तुम्हारी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, 1871। पॉपुलेशन पहली बार कलेक्ट करी गई। अब कितनी थी, क्या स्टैटिस्टिक्स था, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम्हें इंटरेस्ट हो तो तुम गूगल कर लेना, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। 1881 के बाद से हर 10-10 साल में सेंसस होता रहा, फिर 1891 एंड सो ऑन। मेरे बच्चे 1921 तक पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही थी, पर 1921 एक ऐसा ईयर था जिस ईयर में ऐसा ऑब्जर्व करा गया कि पॉपुलेशन एक्चुअली कम हुई थी। वो ईयर ऐसा था सरप्राइजिंगली, फेमेन आए में भी, ठीक है, और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का टाइम था, या जो मर्जी बोल लो, पॉपुलेशन उस टाइम पर इंडिया की थोड़ी कम निकल कर आई। एंड उसके बाद से इंडिया की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती रही। 1921 में कम आई, फिर 1931 एंड सो ऑन। 2011 तक पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ी ही है 1921 से। बर्थ रेट बढ़ रहा था, डेथ रेट कम हो रहा था, एंड इट केप्ट ऑन गोइंग। 21 के, इसीलिए इसको हम कहते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसके पहले पॉपुलेशन मल्टीप्लाई हो रही थी, 21 में डिवाइड हुई, कम हुई, और उसके बाद लगातार मेरे बच्चे हिस्ट्री में बढ़ती ही जा रही है पॉपुलेशन। डेमोग्राफी, पॉपुलेशन के क्या हालचाल थे उस टाइम पर मेरे बच्चे। बर्थ रेट मतलब कि 1000 लोगों के एरिया में कितने बच्चे पैदा हो रहे थे, 48। 1000 लोगों के एरिया में मेरे दोस्तों कितने लोगों की डेथ हो रही थी, मेरे दोस्त 40। सर आज 2025 में क्या डेटा कहता है मेरे प्यारे बच्चे, बर्थ रेट तकरीबन 16 के नियर अबाउट है, डेथ रेट नियर अबाउट 6 है। तो बेटा बर्थ रेट कहाँ 48 था, अब 16 है, डेथ रेट कहाँ पर बेटा 40 था, अब 6 है। पॉपुलेशन ग्रोथ बेटा फिर लगातार बढ़ती ही गई है। रैम्पेंट वाटर और एयरबोर्न डिजीज, मेडिकल दिक्कतें लोगों को रही हैं हमेशा से इंडिया में, मेडिकल फैसिलिटीज पर अंग्रेजों ने ज्यादा काम नहीं करा। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी, 1000 बच्चे पैदा होंगे, उनमें से कितने बच्चे 1 साल के पहले बेचारे एक्सपायर कर गए मेडिकल रीजंस की वजह से, आप कुछ भी बोल लो। 218 का नंबर था, बहुत बड़ा नंबर है मेरे बच्चे। 1000 बच्चे में से 218 बच्चे नहीं जी पा रहे थे, इतना बड़ा नंबर। आज के टाइम पर 28, तुम्हारी बुक्स में 34 कुछ लिखा होगा, बट जो आज के टाइम पे लेटेस्ट डेटा है वो 25 से 30 के बीच में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारा कम हो रहा है, अच्छी बात है, कम हो रहा है, 0 होना चाहिए बल्कि यार। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एनसीईआरटी में लिखा है 32 साल, तुम्हारी कुछ किताबों में लिखा है 44। अभी कंफ्यूजन दूर करता हूं, 32 साल अंग्रेजों ने जाने के टाइम के पहले कंडक्ट करा था और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। जब हमारे यहाँ ऑफिशियल सेंसस कंडक्ट हुआ प्रॉपर तरीके से, तो इट केम आउट टू बी 44। तो 32 एनसीईआरटी के हिसाब से, 44 आपका मतलब प्रॉपर जो इंडिया में कंडक्ट करा गया उसके हिसाब से। एमसीक्यू आ जाए तो मेरे दोस्त प्रेफरेंस 32 को देना, ठीक है ना। और फिर बच्चे आगे बात करें लिटरेसी, बेटा पढ़े लिखे लोग सिर्फ 16% थे। पढ़े लिखे मतलब जिनको रीडिंग राइटिंग आती थी, लिटरेसी, एजुकेटेड नहीं, लिटरेसी। तो रीडिंग राइटिंग 16% से भी बल्कि कम थे, लिखा हुआ है। और वुमेन की बात करें, खाली 7% औरतों को लिखना पढ़ना आता था। बेटा कितनी शर्म की बात है, कितना लो लिटरेसी रेट था हमारा ओवरऑल और फीमेल का स्पेशली। बेटा लोग बहुत गरीब थे इंडिया में उस टाइम पर, लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। हर कोई खेती करता था, सारा पैसा तो जमींदार ले जाता था, किसान अपना पेट कैसे पालेगा। तो बेटा गरीबी तो होना तय था। ऑक्यूपेशनल कंडीशन, भाई तुम्हें क्लास के स्टार्टिंग में बताया था 70 से 75% लोग खेती करते थे। अब सुनो, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले खाली 10% लोग थे और मोस्टली हैंडीक्राफ्ट वाले थे
15 से 20% लोग सर्विस सेक्टर में थे, जैसे किसी ने सलून खोल लिया, बाल बाल काटने, किसी ने होटल खोल लिया, किसी ने मिठाई की दुकान खोल ली, तो वो लोग कितने थे? 15 से 20% थे मेरे स्टूडेंट्स। ग्रोइंग रीजनल वेरिएशंस, अब कुछ रीजन्स ऐसे थे जहां पर लोगों ने एग्रीकल्चर छोड़कर दूसरे काम शुरू करे। किसी ने ग्रोसरी स्टोर खोला, किसी ने फिशिंग शुरू करी, किसी ने अपना सलून खोला, किसी ने रेस्टोरेंट खोला। कौन सी स्टेट्स? तो ये रही मेरे बच्चे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, ठीक है, और महाराष्ट्र, गुजरात। ये वो स्टेट्स हैं जहां पर एग्रीकल्चर में वर्कफोर्स कम हुई। और बड़ी कहां पर? पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा। ये वो स्टेट्स हैं मेरे बच्चे जहां पर एग्रीकल्चर में वर्कफोर्स अंग्रेजों के जाने के बाद बढ़ गई। तो ये आप लोगों को याद रखना। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे ब्रिटिशर्स ने चालू कर दी थी 1853 में, पर इंट्रोड्यूस कब करी थी उन्होंने, मतलब उस पर काम कब शुरू करा था? तो वो मेरे बच्चे 1850, और पहली ट्रेन 1853 मुंबई से थाने चली थी। ये 34 किलोमीटर की जर्नी, ठीक है, और ये काफी बढ़िया रहा, लोगों में यूनिटी आई, ट्रैवल करना सस्ता हो गया। पर इससे ना ब्रिटिशर्स का सामान जगह जगह पर पहुंचना शुरू हो गया, वो दिक्कतें हुई। रोड खाली मिलिट्री के लिए, मतलब मिलिट्री के लिए ट्रैवल, यहां से वहां ट्रांसपोर्ट करने के लिए आर्मी ऑफिसर्स को, और अपना सामान यहां वहां करने के लिए उन्होंने कंस्ट्रक्ट करी थी। ऐसी रोड नहीं थी जो हर मौसम में टिक जाए, तो खराब क्वालिटी की थी, कुछ खास क्वालिटी की थी नहीं। वाटर ट्रांसपोर्ट महंगा साबित हुआ रेलवे बनने के बाद, तो उड़ीसा में इतना पैसा खर्च कर कर उन्होंने एक कैनाल बनाई जहां पर वो ट्रांसपोर्ट करते थे। सॉरी, कैनाल मैंने बोल दिया, पोर्ट बनाया, पर वो फिर उन्होंने अबैंडन कर दिया, उन्हें खर्चा ज्यादा आ रहा था। एयर ट्रांसपोर्ट सिर्फ ऑफिसर्स के लिए चलता था, पर जेआरडी टाटा, ठीक है, जहांगीर टाटा जी ने एविएशन को इनॉग्रेट करा, मतलब एयरलाइंस की शुरुआत करी, टाटा एयरलाइंस, इन द ईयर 1932। नॉट इन बॉक्स में दे रखा है एनसीईआरटी में, बट याद रख लेना 1932 में जेआरडी टाटा ने सिविलियंस के लिए एयरलाइन शुरू करी। उसके पहले सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए एयरलाइन चलती थी। कम्युनिकेशन, टेलीग्राफी लाइन पता है क्या होती है मेरे बच्चे? टेलीग्राफी लाइन होती है कि तुम एक मैसेज टाइप करोगे कोड के थ्रू, और वो एक वायर के थ्रू दूसरे मशीन तक जाएगा, और उसमें एक साउंड आएगा जैसे डिंग 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 डिंग, ठीक है, और वो साउंड को क्रैक करेगा बंदा जो वो आवाज को सुनेगा, और वो मैसेज को लिखना शुरू करेगा। ऐसे मैसेज को डिकोड करा जाता था मेरे दोस्त। दो मशीनें हैं, एक बंदा मशीन में कोड लिख रहा है, और वो स्ट्रिंग के थ्रू वो आवाज जा रही है, और वो आवाज सुन के वो अल्फाबेट को आइडेंटिफाई करेगा कि वो अल्फाबेट एक्चुअली है क्या। 1851 में अंग्रेजों ने आर्मी पर्पस के लिए इसको स्टार्ट करा था मेरे स्टूडेंट्स। पोस्ट ऑफिस सिस्टम जैसे आज काम करते हैं स्टैंप वगैरह के थ्रू, वो काम उन्होंने 52 में शुरू करा था। 1850 इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, 1851 फर्स्ट टेलीग्राफी, 1852 मॉडर्न पोस्टल सिस्टम, 1853 इनिशिएशन ऑफ रेलवे, रेलवे शुरू हुई थी मेरे दोस्त। फिर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, अब इनके कुछ अच्छे काम भी थे, क्या क्या थे? अब उन्होंने प्रेशर करा, कुछ भी बोल लो, फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ी, ठीक है, क्योंकि उन्हें टैक्स देना पड़ता था ना फार्मर्स को, तो उन्होंने ज्यादा ग्रो करना शुरू करा। भाई ट्रांसपोर्टेशन जो भी है उन्होंने करा तो सही, उन्होंने रेलवे बनाई, रोड बनाई एंड सो ऑन। फेमिन, जब जब खाने की दिक्कत होती थी तो रेल के थ्रू, रोड के थ्रू उन एरियाज तक खाना पहुंचाया जाता था जहां पर शॉर्टेज है, हर बार नहीं, कभी कभी। तो फेमिन इंडिया में बहुत आए उनके टाइम पर, तो डोंट टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। मॉनेटरी इकोनॉमी, पहले मुगल्स के कॉइन यूज होते थे और काफी जगह पर बार्टर एक्सचेंज भी हो जाया करता था, पर जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने कहा नहीं, हर जगह पर सिक्के चलेंगे, और नोट्स आने में तो खैर बहुत टाइम लगा था, पर बार्टर सिस्टम बिल्कुल ही बंद हो गया। तो बिल्कुल हम मॉनेटरी सिस्टम पर शिफ्ट हुए दोस्त। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, जगह जगह पर उनके कोर्ट्स थे, उनके ऑफिसेस थे, पुलिस स्टेशन थे, रेलवे नेटवर्क थे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उन्होंने बढ़िया सिस्टम इंडिया में बना दिया था। कम्युनिकेशन पर उन्होंने काम करा, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफी लाइन हमने भी देखा, और वेस्टर्न एजुकेशन उन्होंने इंडिया में प्रमोट करी। तो मेरी उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हुआ है। अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा, इनको कैसे परचेज करना है। आई हैव शेयर्ड ऑल द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना दोस्तों, और एक छोटा सा सब्सक्राइब देते हुए जाना। मैंने जैसा कि प्रॉमिस करा था कि आप लोगों को मैं 11 सितंबर को चैप्टर नंबर 1 की वीडियो दूंगा, मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूं। अब चैप्टर 2, 3, 4 नेक्स्ट डे आप लोगों को मिल जाएंगे। चलते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना यार। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।